बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। प्रोग्राम है हकीकत क्या है। आज हमारे मेहमान हैं शेख रोहेल असगर, सीनियर तरीन रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं जावेद कोसर, PTI के MPA हैं। हम बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से और वफाकी काबीना का 5 साला जो निजकारी प्रोग्राम की मंजूरी दी गई है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात रखेंगे। सबसे पहले शेख रोहेल असगर साहब से। सबसे पहले अगर बात की जाए शेख रोहेल असगर साहब से, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के ये सीनियर रहनुमा हैं और मुस्लिम लीग नून ने जो वक्त गुजारा और अभी भी जो गवर्नमेंट है वो मुस्लिम लीग नून की ही है। हम बात करेंगे विफाकी काबीना का 5 साला निजकारी प्रोग्राम की मंजूरी दी गई है और मरहलावार 24 इदारों की निजकारी की जाएगी। और साथ अगर मीशत के हवाले से बात की जाए तो डेफिनेटली अवाम के लिए बोझ बन रही है और ख़ास करके बिजली की जो प्राइसेस हैं वो उस नैज़ तक पहुंच गई हैं कि आम आदमी के लिए दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ रही हैं। शेख साहब, एक तो इस हवाले से कहिएगा कि तमाम तर जो सिचुएशन है किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं, और ये जो तमाम तर सिचुएशन है पिछले 16 महीने की हुकूमत और अब फिर मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, क्या समझते हैं मुश्किलात आपके लिए ज़्यादा नहीं होंगे आने वाले वक्तों में? आप 16 माह की जो हुकूमत है ना, उसको उसका मुआवजा आप इसके साथ तो नहीं कर सकते ना। ठीक। वो तो यक नुकाती एजेंडा था, वो आपने उसको अचीव कर लिया था। मतलब जिसको ये बचा लिया था आपने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से, वो तो खत्म हो गया था। अब भी अगर देखा जाए ना, ये 5-6 महीने की हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं है। सख्त तरीन हालात हैं, बदतरीन हालात हैं, लोग बड़ी मुश्किल में हैं और खासतौर पर बिजली के बिलों को लेके और गैस के बिलों को लेके, ऑयल प्राइसेस को लेके बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब जिनको ठीक किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए यह है कि आपको एक ऐसे इकदाम लेने होंगे जो शायद हो सकता है कि बाहर जो बड़ी ताकतें हैं, मिसाल के तौर पर अमेरिका, उसको शायद वो पसंद ना आए। हो सकता है आपको टफ टाइम भी है, लेकिन ये तो आप अपना होमवर्क कर सकते हैं। अब बैठ के लोगों से बात कर सकते हैं, जहाँ से सस्ती चीजें आपको मिलती है अपने मुल्क और आवाम के लिए आप ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना होगा। ठीक। और ये देखते हुए कि कुछ लोग आपसे नाराज होंगे तो फिर थोड़ी खराबी भी पैदा होगी। लेकिन वो खराबी के साथ जब अच्छाइयाँ आती हैं तो फिर वो जो खराबियाँ होती हैं ना, वो इंसान भूल जाता है, सच्चियाँ भूल जाता है। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि आपको थोड़ा सीरियसली इस मामले में सोचना है आपको। अच्छा शेख साहब, इस हवाले से भी बताइएगा। सियासी तौर पर बहुत नुकसान होता है। एग्जैक्टली। अच्छा ये कहिएगा कि ये जो निजकारी की जा रही है, डिफरेंट प्रोग्राम लाए जा रहे हैं, क्या इससे आम आदमी को कोई फायदा होगा? पता नहीं, मैं तो पिछले 30 सालों से सुनी जा रहा हूँ निजकारी हो रही है, निजकारी हो रही है। बस मैं सुनता ही जा रहा हूँ बस निजकारी के बारे में। मेरा जाती एक नुकता है कि और मेरी अपनी जाती सोच है कि अगर एक चीज खराब है तो आप उसको देखें वो खराब क्यों है। ठीक। अगर उसमें कोई खामी है, उसमें कोई आपसे कोताही हुई है, उसमें कोई बेहतरी लाई जा सकती है, ठीक है, बेहतरी ले आए आप। मतलब मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल ले रहा हूँ कि आपके पास PIA था, मिसाल ले लीजिए, PIA था। PIA ने लोगों को एयरलाइंस बना के दी और आज ये जमाना है कि PIA बिल्कुल फारिग है। वो क्यों? वजह मैंने एक दफा पहले भी ये कहा था कि आप एयरलाइन, मैं किसी पे इल्जाम नहीं दे रहा, मत अपने दिल पे कोई इसको ना ले बड़ा सीरियस, क्योंकि इखलाक दिखाने में तो आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते ना, कहीं आपको इमदाद तो नहीं लेनी पड़ेगी, कोई फंड रेजिंग तो नहीं करनी पड़ेगी। इखलाक तो इखलाक होता है जी। अगर आप हंस के किसी को गिलास पानी का पिला देते हैं तो मेरे ख्याल में शायद वो इस चीज को याद करेगा। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं, आप उसके तदारक करने से आपको फायदा पहुंच सकता है। आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन है आपके पास, एयर ट्रांसपोर्टेशन है आपके पास, जो ऐसे आपके सेक्टर से जहां से आपको गुड्स मिलती थी, जिसको आप ट्रांसपोर्ट करते थे, वो भी आपने सेक्टर्स बंद कर दिए। वो क्या वजूहत थी ये तो अब उस वक्त के लोगों को पता होगा क्यों बंद किया गया। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं, आप उनका तदारक कर सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं।
जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, होता तो यही है। लेकिन अगर आप अच्छा कर सकते हैं तो हुकूमत, ये भी तो काम है ट्रांसपोर्ट मुहैया करनी आवाम को, हुकूमत का ही फर्ज है ना। तालीम देना, ट्रांसपोर्ट देना, साफ पानी देना, मतलब ये हुकूमत का काम है ना, ये किसी और बाहर से तो आपकी मदद कोई नहीं करेगा। अब वही बात मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आपने देखना तो ये पड़ेगा आपको कि ये चीज खराब क्यों हुई, उसको तलाश कीजिए आप। अगर आप तलाश कर लेते हैं तो ठीक हो जाएगा। बस यहाँ पे ये है कि मुसीबत तो ये है कि आपने सरबरा पकड़ के ऐसे बंदे को सरबरा लगा देना जिसका कोई तजर्बा ही नहीं है। अच्छा। मेरा मतलब है इसका ये मतलब थोड़ी है कि एक शख्स जो जहाज चलाता रहा है एयरफोर्स के या एयरफोर्स में काम करता रहा है वो पीए को भी ठीक चला लेगा, पता नहीं। बेहतर फैसले हैं जी ये गवर्नमेंट के फैसले। मैं इसका क्या कह सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, मतलब आप देखिए ना, आप किसी मुल्क में चले जाए, वहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती अनलेस कि आप बहुत सीनियर सिटीजन है तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप अपना सामान जो है किसी और को दे के आप उसको बुक करवा लेते हैं। लेकिन वहां पे आपको पर्सनली करना पड़ता है। आप उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि अभी आप पर्सनली करते हैं तो थर्ड पार्टी जो है बीच में से निकल जाती है और उसमें आपको पूरा वेट देना पड़ता है। आपको अगर आपका ओवर वेट है या तो आप निकाल के बाहर फेंक दें या फिर आप उसका चार्जेस दें। यहाँ पे तो बाबा आदमी डराला, आप जो मर्जी करें, जो मर्जी ले जाएं, आपको भुगतने वाला ही कोई नहीं है। तो फिर आप तो खसारे में तो जाएंगे। एग्जैक्टली। फिर अगर आप खसारे में जाते हैं तो फिर आप तबाही बर्बादी करेंगे। मुझे याद है, मैं आपका ये सवाल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। या पाकिस्तान में आप पंजाब में आपको याद होगा एक ओमनी बस चलती थी, इंटरसिटी बस चलती थी। मैं उस वक्त था ऐसे ही, मुझे शौक चढ़ा हुआ था बस वो लेबर यूनियंस का, तो मैं था। अच्छा। तो मियाँ साहब चीफ मिनिस्टर थे, मियाँ साहब ने बेच दिया वो सारा कुछ, सारे एसेट्स बेच दिए, सारा कंपनियों को रैप अप कर दिया। तो आप फिर देखें दोबारा से फिर आपने वही काम कर शुरू कर दिया, लेकिन गलत किया। एग्जैक्टली। गलत ये है कि आप गज्जू मता से शतारा 20 रुपए में लेके मुसाफिर को जा रहे हैं, बस खाली जाए, बस भरी जाए, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपने उसके पैसे देने हैं, इसलिए ऑरेंज ट्रेन का था। ये कौन सा कारोबार है जो आप लोगों को सब्सिडाइज करके आप अपने आप को तबाह करते जा रहे हैं और लोगों को आप फैसिलिटेट करते हैं? ये तो कोई कारोबार है ना। अगर आप समझते हैं कि इन बस का किराया गजू मते से शतारे के बस का किराया जो है वो है 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपये, तो आप 80 रुपये ले लीजिए, क्यों लेते हैं आप? और फिर आप कहेंगे जी खसारे में जा रहा, खसारे में तो जाएगा, खसारे में इसलिए जाएगा कि आपका असूल गलत है। सही। अच्छा, मैं अगर ऐसी बात करूंगा तो फिर आप कहेंगे मैं नाराज हूँ या गुस्सा। मैं तो आपको एक लॉजिकली आपको एक बात इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं करेंगे तो ठीक है, मेरा क्या, मेरी जेब में थोड़ी जा रहा है। अच्छा, वैसे शेख साहब इस हवाले से कहिएगा कि आप मुतमईन हैं वैसे मुस्लिम लीग नून की अभी तक जो पॉलिसीज हैं? देखिए, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता अभी, क्योंकि बहुत कम अरसा हुआ है, उसमें आप कुछ कह नहीं सकते। नहीं तो कुछ बेहतर कर सकेंगे। देखिए ना, आपके बहुत सारे सवाल हैं जिनके आपके पास भी जवाब नहीं होंगे, मेरे पास ही जवाब नहीं होंगे। सही। आपका एक महकमा जिसका नाम है सुई गैस, नॉर्दर्न गैस है या सदर्न गैस है। अब हम देखें उठा के, अगर आप किसी ऐसे बंदे को जो इंजीनियर नहीं है, क्योंकि गैस का मामला तो इंजीनियर्स के साथ है, आप उठा के उसमें लगा दें, अगर आप फाइनेंस वाले को लगा देंगे तो तबाही तो होगी। एग्जैक्टली। महकमा तो बर्बाद होगा। एग्जैक्टली, ठीक है। महकमा बर्बाद होगा तो फिर उसमें क्या रह जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा? अच्छा सर, ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीजों को हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन वजह क्या है आखिर? मुझे एक लेमैन को इस बात का इल्म है, क्योंकि अगर आप इसी एक महकमे को पकड़ लें, आप लें, आप उसका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, उसके एमडी जितने रहे हैं सिवाय एक दो के जिन्होंने शायद कोई गलतकारियां की होंगी, उनको निकाल के बाकी सारे इंजीनियर्स थे। इसलिए तो इंजीनियरिंग का उसका शोबा इंजीनियरिंग का है। तो इस तरह की अपॉइंटमेंट जो की जाती है वो मतलब आपको तबाही के जमाने में ले आती है ना। सही। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, पंजाब के हवाले से मैं बात करूंगा। मरियम नवाज के इकदाम से मुस्लिम लीग नून कितनी सेटिस्फाइड है? आप भी क्योंकि एक सीनियर तरीन रहनुमा हैं। मैं आपको गुजारिश करूं, देखें ये बात ध्यान में रखें कि पंजाब हुकूमत बहुत अच्छा काम कर ले, बहुत बेहतरीन काम कर ले। वफाक में किसकी हुकूमत है? मुस्लिम लीग नून की। उसका बैड रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे भी आएगा फिर।
एग्जैक्टली ऐसे ही है, एग्जैक्टली नहीं लेकिन रिफ्लेक्शन आएगा ना जी। एक तो एक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर जो है मुस्लिम लीग नून का है, और ऊपर से वो चीफ ऑर्गेनाइजर भी है मुस्लिम लीग नून के, तो फिर उसका बैड रिफ्लेक्शन तो आएगा ना। इसलिए मेरा ख्याल है कि दोनों को आपस में मिल के बैठ के ये तय करना है कौन क्या करे। अच्छा शेख साहब, एक चीज़ की समझ नहीं आती कि ये जितनी भी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए, तो इसमें जमहूरियत एज सच उस तरह नहीं नज़र आ रही, क्योंकि अगर इनकेस एक कोई वज़ीर आला बन रहा है, वो भी किसी की बेटी होगी, जैसे नवाज शरीफ की बेटी आप कह सकते हैं। पंजाब देखें, फिर आप मेन देख लें फेडरल में, यहाँ पे वज़ीर आज़म, फिर आप वही अगर ओपोजिशन में देख लें, अगर ओपोजिशन कोई लीडर बनता है वो भी फिर शहबाज शरीफ होंगे। तो आखिर लोग पार्टी में से कोई आवाज़ नहीं उठाते। जब आपको समझ नहीं आ रही तो मैं कैसे समझ सकता हूँ? आप तो मुझसे बहुत ज्यादा समझदार, सियाने हैं, जीरक हैं, तो आपने खुद ही कह दिया आपको समझ नहीं आ रही, तो मैं कैसे समझ सकता हूँ उस बात को? मैं आपसे, असल में आप बहुत सीनियर रहनुमा हैं और नहीं, सीनियर मैं किसी ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करता जिस टॉपिक को मैं बाकी ना समझ सकूं। मैं क्या आपको इसका क्या जवाब दूं इसका? चलें ठीक। और सियासी बातों के हवाले से मैं कुछ पूछना चाह रहा था कि एक तो जिस तरह सियासी मफाहमत बहुत ज़रूरी है, और मुल्क जिस कंडीशन में भी है, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अलग थलग, कोई समझ नहीं आ रही इस हवाले से कि कहाँ जाना है, किस तरफ हमने मूव करना है, इंटरनेशनली देखा जाए, नेशनल लेवल पे देखा जाए। क्या आपकी और ख़ास करके मुस्लिम लीग नून की कोई ऐसी पॉलिसी है कि तहरीक इंसाफ से बातचीत की जाए और आगे बढ़ा जाए? किससे बात की जाए? तहरीक इंसाफ से। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, ऑपोजिशन का काम होता है आपको उलझा के रखना। आपकी जो होती है ना कारकर्दगी, उसको खराब करना जी, उसको रोकना, आपको ज़हनी तौर पर परेशान रखना, बिल्कुल। अब ये आप डिपेंड करता है, हुकूमत पर डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्ट करते हैं, आप रिएक्ट कैसे करते हैं। अगर तो आप पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, आप छोड़ दीजिए उनको, उनके हाल पे छोड़ दीजिए। आप क्यों अपना वक्त जाया करते हैं? आप क्यों अपनी सोच को जाया करते हैं? आप सिर्फ अपनी सोच को, अपने आप को मरकूज करें उन इश्यूज की तरफ जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के अवाम के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। तो मेरे ख्याल में शायद आप बेहतर अपनी पॉलिसीज बना लेंगे। और अगर आप इसी में उलझे रहेंगे कि जी मुफाहमत कर लें, क्यों कर लें? आपसे मुफाहमत करना कौन चाहता है? आपसे कौन बात करना चाहता है? आप क्यों इतने उतावले हुए हैं? आप क्यों इतने बेताब हैं कि आप बात करें? में बात करें, आप ऐसी बात करें कि जिससे आपको फायदा हो, ठीक, आवाम को फैसिलिटेट करें, तो आप पॉलिसीज बनाएं। नहीं तो आपको उनके हाल पे आप अपना काम करें, अपनी सोच को देखें। अच्छा शेख साहब, इन जब तक ये सियासी पार्टियां मिल के मुल्क की खास करके मईशत के लिए कोई आगे बढ़ने के लिए लाएमल नहीं देती, तो क्या ऐसे मुल्क की मईशत ठीक हो सकेगी? हजरत, सारी पार्टियां बारी बारी अपने अपने दौर में हुकूमत कर चुकी हैं। ठीक, कौन सी ऐसी खास चीज है पीपल्स पार्टी में? कौन सी ऐसी खास चीज है पीटीआई में? कौन सी ऐसी अनहोनी चीज आ गई है मुस्लिम लीग नून में? सबने अपनी अपनी बारियां की हैं यार। ये कौन सी तूफान आ जाएगा, ये इकट्ठे हो क्या कर लेंगे और बर्बादी करेंगे? मैंने जो आपसे अर्ज की है कि मैंने आपसे जो गुजारिश की है, जो मैंने आपके जिक्र किया, वो यही किया है, आप छोड़ दें इस चीज को यार। अगर आप खुद अकेले नहीं कर सकते तो फिर आपको हुकूमत लेने का फायदा क्या था? आपको लेनी नहीं जाएगी थी हुकूमत, आपको ये पता है कि आप नहीं कर सकते। ठीक, तो फिर इसका मतलब है कि आप अगर आपको किसी के कंधे की जरूरत है, अगर आप किसी के मदद चाहते हैं, तो इसका मतलब आप में एबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। आप अपने आप को क्यों इस चीज में अपने आप को जाके रखते हैं? अच्छा, आपके ख्याल में अभी कौन सी पार्टी ऐसी है कि जो मुल्क को इस भंवर से, जो मुश्किल तरीन है, इससे निकाल सकती है? वैसे आपकी क्या राय है जो मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि आप ही की हुकूमत है, क्या राय देंगे? वैसे मुझे नहीं पता कि आपका प्रोग्राम कौन देखता, कौन नहीं देखता, कैसे चलेगा, कहाँ चलेगा। मैं आपको बता देता हूँ उसका। हर वो शख्स जिसके दिल में हुकूमत करने की आरजू नहीं होगी और मरने का खौफ नहीं होगा, मुल्क को अपने गिरदाब से निकाल लेगा। आपके घर की कोई चीज लेनी हो, आप 10 दुकानें जाके देख के तो लेते हैं, सामान खरीदते हैं। यहाँ पे क्या बकवास है? यहाँ पे एक ही जगह से लिए जा रहे हैं कि वो डरते हैं। हम इसलिए डरते हैं कि अमेरिका बहादुर नाराज हो जाएगा, हमें खुदा की नाराजगी का कोई नाराजगी का कोई फिक्र नहीं है।
हमें अमेरिका की नाराजगी का फिक्र है, वो हमारी हुकूमत भी जाती रहेगी, हमारी जान भी जाती रहेगी, इसलिए हम उससे डरते हैं। अच्छा, अगर डरते ना हो, अगर आप हमारे दिल में ये है कि हमने पाकिस्तान को बचाना है, आवाम को सुख देना है, तो जाइए ईरान से तेल खरीद लीजिए, बिजली खरीद लीजिए, गैस खरीद लीजिए, सस्ती मिलती है। अच्छा ये शेख हम नहीं साहब, लेंगे। जिस तरह आम आदमी अभी मुश्किल में फंसा हुआ है, क्या जो हमारे लीडरान हैं जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं उन्हें अपनी मुराद खत्म करनी चाहिए या नहीं? आपका क्या ख्याल है इस हाँ हवाले से? है। अच्छा, ये मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहा हूँ, मराद तो उनके पास क्या है, हम्म। यकीन कीजिए कि मैं जब था, मुझे याद है कि आपकी नेट जो आती थी अपना सैलरी, वो 1,60,000 थी। सही। अब मुझे नहीं पता वो इंक्रीज हुई है या नहीं हुई, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, नेट सैलरी ये थी। आपका TADA, हम्म। ट्रेवलिंग अलाउंस, आप सुन के हैरान होंगे कि ट्रेवलिंग अलाउंस जब मैं उस वक्त था वो 10 रुपए पर किलोमीटर था। कौन सी दुनिया में आप रह रहे हैं यार, हम्म। अब वो बढ़ गया हो तो मैं कह नहीं सकता। एग्जैक्टली, बढ़ गया है, बिल्कुल। ये आपको अर्ज कर रहा हूँ ना हम्म। कि ये चीजें बड़े समझने वाली, देखने वाली है, सही। समझेगा नहीं? वो मतलब ये चीजें ऐसी खाम खा की चीज होती है। मराद कौन सी मराद है, वो मुझे बता दीजिए कौन सी मराद है, अच्छा सर जी, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। जिस तरह पीटीआई मैं अभी कह रही मैं है उसका इलेक्शन के जवाब लिए। मैं आपको दे दूंगा, अगर मुझे आप बता देंगे तो मैं आपको जवाब दे दूंगा कौन सी मराद ऐसी है जो खास। अच्छा, अब अगर कोई पार्लियामेंटेरियन बीमार हो जाता है, कोई दवाई ले लेता है, या उसकी बीवी बीमार हो जाती है, दवाई ले लेती है, तो ये तूफान आ जाता है। यहाँ पे लोग खरबों की दवाई खा जाते हैं। सर मेन जो लीडरशिप है वो तो बाहर चली जाती है, उनके लिए तो हॉस्पिटल ही यहाँ पे मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। यार मैं तो आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ, हम्म। खराबियां तो हर जगह ही है, फिर वो सारे चले जाते हैं, जिसका हाथ पड़ता है वो चला जाता है बाहर, एग्जैक्टली। वो लीडरशिप थोड़ी चली जाती है। अच्छा, अभी अपने आप को और खास करके अपनी पार्टी को किस सिचुएशन में देख रहे हैं? जिस तरह पीटीआई इलेक्शन के लिए, नए इलेक्शन के लिए कह रही है, अगर इलेक्शन होते हैं इसी साल के अंदर या नेक्स्ट ईयर, तो कहाँ फॉल कर रहे हैं? क्यों हो जाए, ये तो मजाक है कि इलेक्शन मजाक है, इलेक्शन लड़ना मजाक है। पता नहीं वो ये बातें करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा सरमाया है, जिनके पास बेइंतहा सरमाया, उनको समझ नहीं आ रही वो किधर खर्च करें। वो समझते हैं इलेक्शन करने और इलेक्शन में सरमाया खर्च कर दें। क्यों करें यार, 5 साल दें इनको, काम करें अपना, अगर ठीक कर लेंगे ठीक है, नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे। जो आप करने हैं, आपने जो जिन निकालना है आप निकाल लीजिएगा। अपनी ही पार्टी के लिए कोई मशवरा, कोई राय देना चाहें अभी जो करंट सिचुएशन है इस हवाले से? मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी को अपनी राय दूं। मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, राय देने वाली पोजीशन में बिल्कुल नहीं। सही, आपका पॉइंट आ गया। नाजरीन, शेख रोहिल लस्कर साहब हमारे साथ मौजूद थे और नासिर खान मुस्तज़ई के साथ हम बात करेंगे इस तमाम तर सिचुएशन पर। नाज़रीन, आपको बताएं कि जावेद कोसर पीटीआई एमपीए जो सिटिंग एमपीए हैं अभी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे विफाकी काबीना के हवाले से जो 5 साला निजकारी प्रोग्राम की मंजूरी दी गई है और मरहलावार 24 इदारों की निजकारी की जाएगी। जावेद कोसर साहब, कहिएगा, ये तमाम तर सिचुएशन आपके सामने है और जिस तरह मईशत जुबूहाली का शिकार है और पीटीआई एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के तौर पर, एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन के तौर पर वो पंजाब असम्बली में भी और वो नेशनल असम्बली में भी मौजूद है, आपकी कारकर्दगी के हवाले से और अगर बात की जाए, आप कितना आम आदमी की आवाज़ उठाते हैं, वहाँ पे आम आदमी के लिए आवाज़ उठाते हैं, कितना मौसर तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं और आप कितने मुतमईन हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। बात यह है जी कि जो आपने बात किया, मुल्क तो मैं समझता हूँ दिन दिन डूब रहा है। जहाँ पे मुल्की मैशत तबाह बर्बाद हो रही है, और मुल्की मैशत जब अगर खराब होगी तो फिर उसकी वजह से अमन मान का मसला भी पैदा होता जाता है। और अब तो हमने तो बड़ी भरपूर आवाज उठाई, जब जो भी मसला हुआ हमने अपोजिशन में रहते हुए बड़ी भरपूर आवाज उठाई। आप देख लें कि जब गन्नम की खरीदारी का मसला आया, इस दफा मैं समझता हूँ कि किसान जो है पंजाब का वो तबाह बर्बाद हो गया है कि उसका कर्जा ज्यादा और गन्नम खरीदी नहीं गई है, पंजाब गवर्नमेंट ने तो खरीदी नहीं है, उसकी वजह से बड़ा है। तो बाकी हम तो समझ रहे हैं कि ये जो हुकूमत फॉर्म 47 में कायम हुई है पंजाब में भी और मरकज में भी, ये लोगों के मसाइल वो हुकूमत हल करती है जो जिसको अवाम का मैंडेट दिया गया हो, अवाम ने जिनको सही तरीके से मुंतखब किया हो, कोई फैसले कर सकती है, उनको अवाम को इन पे एतमाद होता है। ये तो वो लोग हैं जो 2 नंबर के जरिए आए, फॉर्म 47 के जरिए बने या ये दोनों हुकूमतें, और वो इनकी अपनी कोई राय नहीं है।
ये तो इनके पीछे कठपुतली है, इनके पीछे जो डोरियां लाने वाले हैं वो ही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कि मुल्की मैशत को ठीक करने के लिए बनी है, बने अदारे बने, लेकिन क्या कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ये कौन पागल है जो इस मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करेगा कि जहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई चीज नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, जिस मेरा जो हल्का है सबसे ज्यादा जो लोग हैं बाहर फॉरेन में है, वो तो मैं समझता हूँ जो उन्होंने नष्ट किया है वो बेच रहे हैं और वो भाग रहे हैं, जो पैसे लेकर अपने मुल्क से जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी यूरोप में जो मेरे हल्के में, ठीक। मैं तो देख रहा हूँ मेरी पूरी फैमिली ओवरसीज पाकिस्तान है, वो तो इधर आना नहीं चाहते क्योंकि इस मुल्क के हालात देखते हैं जहाँ पे ना हमारी सबसे ज्यादा जो जरूरत हमें जान और माल का हिफाजत चाहिए, जहाँ पे तो जान माल की हिफाजत अब रही नहीं है। अब तो ये है कि बस 2 नंबरी चल रही है, ये कितने दिनों तक चलती है खुदा खैर करे। अच्छा जावेद कौसर साहब, जिस तरह नेशनल असेंबली के हालात हैं अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर मुल्क की बात की जाए तो लोगों को बहुत सारी मुश्किलात हैं। वो बिजली की कीमतों के हवाले से देखा जाए, वो आप उनकी दिहाड़ी के हवाले से बात करें, बाकी जितने भी मसाइल हैं, वो पेट्रोल की प्राइसेस जब बढ़ती हैं आम आदमी के लिए यकीनन बहुत मुश्किलात होती हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं वो पीटीआई तो एज सच ओपोजिशन जमात वहाँ मौजूद है, लेकिन आम आदमी की वहाँ बात नहीं की जा रही। सब अपने केसेस डील करने के लिए लगे हुए हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें हम अपोजिशन में पंजाब में भी है और मरकज में भी है जी। हम तो अवाम की बात करते हैं, लेकिन अवाम जो बैठे हुए लोग हैं इक़्तिदार में बैठे हैं वो अवाम के नुमाइंदे ही नहीं है। हमने तो पहले इन लोगों को भगाना है। नहीं तो वो बिल्कुल मैंडेट चोरी करके बैठे हुए सर वो कब भगाएंगे इन्हें? मसला जो है इस मुल्क का ये है कि यहाँ पे सही क़यादत आए जो जिसको अवाम ने मुंतखब किया, फिर वो मसले हल होंगे। बिजली पे ये तो किसी को जवाब दे नहीं है, बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं और लोग गुर्बत से मर रहे हैं, खुदकुशियां हो रही हैं, दिन रात होती हैं। तो ये तो हमारा तो बेसिक इशू ही जो ये है कि यहाँ पे कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। और कानून और आइन तो यही कहता है ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और जो इस पार्टी के लोग थे उसको इख्तियार हवाले किया जाए। ये तो जो बैठे हुए हैं, ये तो आप सुहेल असगर साहब बैठे उनके आपने कितने इंटरव्यू किए वो बता चुके हैं। आप पटन ने जो किया है जो अच्छा जावेद साहब इस हवाले से कहिएगा कि और ओन चौधरी जो है उनको तो 100% से भी ज्यादा किसी पोलिंग स्टेशन में वोटें पड़ी है। तो ये किस और एक हल्के में एमपीए को अगर 2 लाख पड़ी है तो एमएलए को 3 लाख पड़ी है। मैं भी इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं काफी इलेक्शन में हिस्सा ले चुका हूँ, मुझे तो पता है ना एमपीए और एमएलए की जो वोट कहाँ होती है बराबर होती है क्योंकि दोनों पर्चियां एक दफा दी जाती है। 1 लाख आदमी ने वोट ही नहीं डाला है, ये तो 2 नंबर किया गया है ना जी। और असल मसला जो है वो ये है कि रूल ऑफ लॉ, कानून और आइन की हुक्मरानी, ये तो जो लोग बैठे हुए हैं ना कानून के जरिए है ना आइन के जरिए है। तो सबसे पहला तो हमारा ये है कि इनको हटाना है। इंशाअल्लाह ताला जब ये 2 नंबर लोग हट जाएंगे तो मुल्क में बेहतरी आएगी। अच्छा जावेद साहब, जिस तरह की सिचुएशन है मुल्क में, क्या समझते हैं कि एक और इलेक्शन का मुतहम्मिल है मुल्क? देखें जी, बाहर दुनिया में जहाँ भी जमहूरियत है ना 4 महीने बाद 6 महीने बाद भी इलेक्शन हो जाते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, इलेक्शन नहीं जो खर्चा होता है सर वो कोई बात नहीं है, लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। सर वो मुल्क की इलेक्शन से कोई मुल्क नहीं टूटते सर, वो मुल्क डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, वजह से मुल्क टूटते हैं। जिस तरह आपने देखा कि थाने पाकिस्तान पहले भी हो चुका है ना कि पाकिस्तान टूट चुका है सर बन चुका है। उसमें यह है कि वो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें ऐसे इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं। पाकिस्तान की मईशत अभी मैं इस हवाले से कह रहा हूं कि जिस तरह पाकिस्तान की मईशत है, आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि क्या हर साल के बाद इलेक्शन यहाँ पे हो सकते हैं? डेफिनेटली लोगों के लिए इतनी मुश्किलात हैं, इतने अरबों लगा के आप कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं? लल्लू पे खर्च हो रहा है, ये जो लोग ब्यूरोक्रेट है इनसे करोड़ों रुपए की अरबों रुपए की गाड़ियां लेके दी जा रही है। ठीक, तो इन पे जो खर्चे हो रहे करोड़ों अरबों के वो तो हम पूरे करें। तो हम इलेक्शन के लिए सही जमहूरियत हुकूमत करने के लिए अगर बार बार भी इलेक्शन होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों को हक देना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ जो है
या आवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए। सर, आप आम आदमी के लिए आवाज कब उठाएंगे? आप देखें ना, हमारा क्या मुतालबा है कि हर अदारा अपने जगह काम करे, हर जो लेजिस्लेशन है, हम जो असेंबली के मेंबर है हम कानून साजी करें, एग्जीक्यूटिव जो है वो कानून पे अमल करवाए, अदलिया इंसाफ करे। यहाँ पे ना इंसाफ है ना कोई चीज है नहीं है, तो फिर अब क्या इसका हल है? हल तो यही है कि लोगों के मुख्तलिफ लोग जिनको सही तरीके से लोगों ने वोट दिया इलेक्शन के लिए, वो इख्तियार में आए और कोई फर्क नहीं पड़ता है इलेक्शन होने से। इलेक्शनों से मुल्क नहीं टूटते, इलेक्शन के रिजल्ट को ना मानने से मुल्क टूटते हैं। अच्छा जावेद कोसर साहब, पार्टी के हवाले से ये कहिएगा कि हम्माद अजहर ने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। पंजाब के वो सदर थे और उन्होंने भी ये जो इस्तीफ़ा दिया है उसके बाद ये लग रहा है कि आपकी पार्टी में मींस पीटीआई में इख्तलाफात हैं और बड़े पैमाने पर हैं, और जब तक बानी पीटीआई बाहर नहीं आते तो क्या ऐसी ही सिचुएशन रहेगी? देखिए जी, बाकी जो मामलात है ना, पार्टी के हम्माद अजहर साहब ने दिया है, वो मुझे तो उनके वजूहात का पता नहीं है, वो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्यों दिया है जी। बात यह है जी कि हमारा मिशन जो है, मैं तरबियत ये मुझे लोगों ने जो वोट दी है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम पे दी है जी। ठीक, मुझे वोट जो मिला है वो इमरान खान साहब के नाम पे मिला, और मैं तो इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ। और हमारा बेसिक मुतालबा भी यही है कि जो झूठे और बेबुनियाद केस बनाए गए खान साहब पे, उनको खत्म किया जाए और उनको रहा किया जाए, क्योंकि जो साइबर केस था, जो इज्जत का केस था, बाकी भी जो केस है वो तो उड़ चुके हैं। अब तो यही है 9 मई के 18 केसेस मेरे पे ऊपर है दहशतगर्दी के, लेकिन मैं किसी पे सब झूठे केस बने हुए हैं, सब झूठ और फ्रॉड है। हम तो कहते हैं हमारा मुतालबा भी सीसीटीवी फुटेज लाए और जुडिशियल कमीशन बनाए कि हम पता चले कि किन लोगों ने यहाँ पे ये काम किया है, लेकिन ये उस तरफ नहीं जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये बस एक बयानिया बनाया कि 9 मई को हो गया जी, हो गया। फौज भी हमारी है और ये मुल्क भी हमारा है, हम तो फौज के साथ भी है और मुल्क के साथ भी है, लेकिन ये नहीं है कि हम किसी को किसी और अदारे को स्वाए इलेक्टेड लोगों के किसी के पास इख्तियार नहीं है कि वो हुकूमत करे या हुकूमत बनाए या गिराए। यही हमारा मुतालबा है। अच्छा जावेद कोसर साहब, जिस तरह की सिचुएशन है, अगर बात की जाए सियासी जमातों की मुफाहमत के हवाले से, तो क्या पीटीआई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात करेगी मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए, इन आम आवाम के लिए कि जिनके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ रही हैं? बात ये है कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी जो है वो बाख्तियार है, वो तो उनके मुल्क मिन्नत है जिनको हम बात करना चाहते हैं। उन्होंने तो उनको फॉर्म 47 के जरिए इख्तियार में बिठाया है। हम तो चाहते हैं ना ये कोई फैसले करने के काबिल है। अब ये पहला मुल्क है कि जिसमें माशी फैसले करने के लिए आर्मी के चीफ आर्मी स्टाफ बैठते, बाकी लोग बैठते। मुल्क की मैशत चलाने के लिए तो वजारत खजाना होती है। पूरी दुनिया डेमोक्रेटिक मुल्कों में या शादी के लोग होते हैं। ये तो नहीं होता है कि आर्मी का तो काम है मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना हो, फिर कोई खुदा ना खासा मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़ा वाकया है तो उस पर तलब किया जाता है। ये तो नहीं होता है कि मैशत ठीक करना। जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनके जो लोग वजीर होते हैं, अब ये हुकूमत ऐसी है कि जो अपना वजीर खजाना नहीं बना सकती है, वजीर दाखिला नहीं बना सकती है, तो ये क्या फैसले करेंगे, जिनसे हम क्या बात करेंगे? अच्छा, आप इसीलिए जो सियासी जमातें हैं उनसे बात नहीं करना चाहते? आपके बानी पीटीआई इसी वजह से कह रहे हैं कि हमने फौज से बात करनी है? नहीं, बात यह है कि इनके पास पावर ही नहीं है। इनके पास तो ये तो पावर उनके पास है जिन्होंने इनको बिठाया हुआ है। बात तो उनसे है ना कि वो अगर चाहेंगे तो ये कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे ना। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जरदारी के हाथ में है, वो तो बूथ पॉलिश कर रहे हैं इनके। अच्छा, जो लोग ताकतवर तबके हैं उनके, अच्छा बात क्या करनी है जी? आप देख नहीं रहे 70 साल से इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है? अच्छा जावेद साहब, मार्शल लॉ लग चुके हैं, जावेद साहब जिस तरह दाखिलत हो चुकी है, किसी जगह भी नहीं है जी, यहाँ पे तो कोई सीख नहीं रहा है। मुल्क की सलमियत अब खतरे में नजर आ रही है। तो अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा मिज़ाइब हो जाए, लेकिन जो ताकतवर लोग हैं वो तो समझे कि ताकत से मसले हल होते हैं। मसले जो है सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत तरीके से और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मसाइल को हल कर रहे हैं।
अच्छा जावेद साहब, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आप पर बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि जो मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क करने वाली पीटीआई है और 4.25 साल की जो आपकी हुकूमत है उसमें मईशत का बेड़ा गर्क किया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? आप देखें कि जब हमारी हुकूमत थी, जब हम छोड़ के गए, रिजर्व में फैसलाबाद है या जहाँ पे जो कॉटन मिलती थी वहाँ पे मजदूर लेबर नहीं मिलती थी। ये किस तरह हो सकता है कि मईशत खराब थी? 6% पे ग्रोथ थी, आप देखें 0% पे ग्रोथ है। इन्होंने कौन सा काम किया है? ये तो मुल्क को तबाह और बर्बाद करे। क्योंकि देखे ना, जब गैर मुंतखब लोग, जो जिनको लोगों ने मुंतखब न किया, उस मुल्क के अंदर कभी अमन नहीं हो सकता है और वहाँ कभी भी कोई इक़्तिसादी तरक्की नहीं होती, कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। मैं आपको बता चुका हूँ, मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे यही देख लेना कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो अपनी जायदादें बेच रहे हैं, सब चीजें बेच रहे हैं, वो पैसे वापस लेके जा रहे हैं। तो ये किस तरह मुल्क तरक्की कर सकता है जी? अच्छा जावेद कोसर साहब, आपके हल्के के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या तरक्याती काम जारी और सारी हैं या रुके हुए हैं? मैं समझता हूँ कि क्योंकि एक तो देखे ना जी, मैं इस इलाके का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, पीपीआर से मैं मुंतखब हुआ हूँ, मैं 5 लेकिन यहाँ पे रवायत ये है कि हम अपोजिशन के लोग हैं, हमसे तो किसी मीटिंग में हमें नहीं बुलाया जाता, हमारी कोई राय नहीं ली जाती है। ये तो वैसे ही चल रहा है और कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। कोई डेवलपमेंट मेरे हल्के में पीपीआर में कोई डेवलपमेंट का, क्योंकि मेरे लोगों को इस बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने पीटीआई के आदमी को वोट दिए। सही। और मैंने तो शिकस्त दी है। राजा रेंटल जो है, उनके बेटे को दूसरी बार मैंने शिकस्त दी है और अल्लाह ताला का करम था और इमरान खान का टिकट था और अवाम की मेहरबानी थी। ठीक। आप वरना उन्होंने अरबों रुपया खर्च किया इलेक्शन में और हम पूरे इलेक्शन में छुपे रहे। लेकिन लोगों ने जब निकले 8 फरवरी को तो फिर समझ पता लग गया ना, सही। इसको लोग चाहते हैं। शेख रोहेल लस्कर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद कोसर पीटीआई के एमपीए हैं आपने हमें टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक आप लाजमी दीजिएगा। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।